रेडिकल फेमिनिज्म समाज के अंदर पुरुष की प्रधानता है उसको चैलेंज करती है और उसको बदलकर लिंग के आधार पर जो शोषण होता है उसको खत्म करने की बात करता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, परंतु वैचारिक रूप से इसको चैलेंज इससे पहले ही मिल गया था। तो वैचारिक रूप से अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने एसेज के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू सबसे पहले चैलेंज किया गया था वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा 1882 में से लेकर 1941 तक। इनके द्वारा एसेज लिखे जाते थे और नॉवल लिखे जाते थे, और ये नॉवल और इनके एसे महिलाओं के इश्यूज के इर्द गिर्द घूमते थे। उनके द्वारा एक एसे लिखा गया है विच इज वेरी फेमस, आपने भी शायद कभी सुना होगा क्लासेस में, अ रूम ऑफ वंस ओन 1929, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पुरुष किस प्रकार से समाज में महिला को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से डोमिनेट करते हैं, जब किस प्रकार से पुरुष सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एक प्रधानता महिला के ऊपर रखते हैं। अच्छा, इनके द्वारा ये जो एसे लिखा गया था इसमें इनके द्वारा एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया गया, कल्पना के आधार पर एक चरित्र की बात करी गई है और उसका नाम था जूडिथ शेक्सपियर। शेक्सपियर का नाम तो सभी ने सुना होगा। इनके द्वारा कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए कि शेक्सपियर की कोई सिस्टर थी, वह वैसी ही टैलेंटेड थी जैसे कि शेक्सपियर थे और उनका नाम था जूडिथ शेक्सपियर। वह शेक्सपियर की तरह ही ब्रिलियंट थी, उतनी ही कल्पना कर सकती है जितनी शेक्सपियर कर सकता था, उतनी ही उसमें काबिलियत हो सकती थी स्टोरी को कहने की जिस प्रकार की शेक्सपियर में थी। परंतु उनके द्वारा कहा गया इस काबिलियत के बावजूद भी उसके पास कोई विशेषाधिकार उस अवस्था में नहीं है। एक ऐसा विशेषाधिकार जो शेक्सपियर को मिला था एज ए मेल, एक पुरुष होने के नाते शेक्सपियर को एक विशेषाधिकार मिला था। वो विशेषाधिकार क्या था कि वह पुरुष होने के नाते बिना किसी रुकावट के स्कूल में जा सकता था एजुकेशन हासिल करने के लिए। इनफैक्ट उसकी फैमिली वाले उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी रेडी थे एंड उसको पूरी फ्रीडम थी कि वह थिएटर को ज्वाइन करके या इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करके अपनी फ्रीडम को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकता था, क्योंकि वह उस समय के इंग्लैंड की पर्टिकुलरली बात कर रही है जहां पर महिलाओं को स्कूल में जाने के लिए रोका जाता। फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी कुछ भी नहीं थी एंड उनको उतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी पुरुषों को फ्रीडम थी। तो एक कला होने के बावजूद भी, कौशल होने के बावजूद भी शेक्सपियर की बहन शायद उस स्तर तक ना पहुंच पाती जिस स्तर तक शेक्सपियर पहुंचा, ड्यू टू हिज जेंडर। अपने जेंडर के कारण वह उस अवस्था तक पहुंचा। अगर उतने ही कौशल की कोई महिला होती तो शायद वो नहीं पहुंच पाती, ऐसा उनके द्वारा एक कल्पना करी गई है। इनके द्वारा कहा गया कि जो जूडिथ शेक्सपियर है उसके मार्ग में जो रुकावटें हैं वो कौन कौन सी है। पहली रुकावट बताइए, लैक ऑफ एजुकेशन। एक महिला होने के नाते बेशक वो जितनी मर्जी टैलेंटेड थी नेचुरली, परंतु जब उनको स्कूल में ही नहीं जाने दिया जाएगा, बिकॉज देयर वाज नो एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, उसको फॉर्मल एक महिला होने के नाते शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होता। तो पहला डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, एक पुरुष होने में और एक महिला होने में। अगर कोई एक महिला है तो वह स्कूल में नहीं जा सकती और अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो वह स्कूल में जा सकता है। तो पहला बैरियर क्या आ रहा है, पुरुष और महिला होना, जिसमें हम अपनी कला को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम नॉलेज को सीख कर सकते हैं, उसमें ही व्यक्ति को रोका जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात आ रही है कि महिला के मार्ग में रुकावटें क्या क्या हैं एक महिला होने के नाते। तो पहली रुकावट है कि वह स्कूल में नहीं जा सकती। उस समय महिलाएं स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाने से रोकी जाती थी कि वह एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, और इसी के साथ उनके अंदर जो टैलेंट है उसको रिफाइन करने के लिए उनको किसी भी प्रकार का अवसर नहीं था। कोई महिला वैसा प्रयास भी करती है तो उसको डिस्करेज किया जाता। इवन बेसिक लिटरेसी वाज ऑफन डिनाइड टू विमेन। लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर ले रहा है, नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहा है, उसको लिटरेसी हम बोलते हैं। तो लिटरेसी की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, परंतु अगर आप नॉर्मल सी डेफिनेशन लें तो कोई व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, दूसरे की भाषा को समझ सकता है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो उसको क्या बोलते हैं, और लिख भी सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेसी। तो ये बेसिक लिटरेसी भी वहां पर महिलाओं को नहीं दी जाती थी, जिसके कारण वो जो अपनी स्किल, अपनी कला को, अपने कौशल को विकसित कर सकती थी महिला, वो नहीं कर पाती थी। पहला स्थान जहां पर महिला को रोका गया वो एजुकेशन है। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपने कौशल को विकसित कर सकता है। जब हम बोलते हैं कि अंधकार से उजाले की यात्रा, तो अंधकार से उजाले में तो व्यक्ति तब आएगा ना जब उसको अवसर मिला है। अब उस महिला को अवसर ही नहीं मिलेगा। दूसरा है डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसको आप बोलते हैं घरेलू उम्मीदें। वुल्फ के द्वारा बोला गया कि एक महिला होने के नाते एजुकेशन से वंचित किया गया उसको। दूसरा है घरेलू उम्मीदें। अब एक महिला से घरेलू उम्मीदें क्या क्या हो सकती है। घरेलू उम्मीदें ये होती है कि सबसे पहले तो उसको डोमेस्टिक जो ड्यूटीज है वो करनी पड़ेगी, घर के काम
महिला करेगी। तो दूसरा इनके द्वारा कहा गया है कि घर से ही उनसे उतनी उम्मीदें रखी जाती कि शायद वह चाहकर भी अपनी कला को विकसित ना कर पाती या अपने कौशल को विकसित नहीं कर पाती, क्योंकि उसको 24 घंटे घर के ही तो काम करने हैं। घरेलू उम्मीदें क्या है कि झाड़ू महिला को लगाना है, बर्तन महिला को धोने हैं, खाना महिला को बनाना है, घर की साफ सफाई महिला को देखनी है। तो ये क्या है, घरेलू उम्मीद है। बच्चों की देखभाल एक महिला को करनी है। कोई बाहर से गेस्ट आएगा, महिला उनको सर्व करेगी। तो ये तो घरेलू उम्मीदें हैं, डोमेस्टिक ड्यूटीज। दूसरा है मैरिज। दूसरी घरेलू उम्मीद क्या है, मैरिज। और मैरिज भी क्या है, घर वालों की मर्जी से ही करनी है, और कब करनी है ये भी घर वाले ही डिसाइड करेंगे। तभी तो हमने देखा है कि विभिन्न जो कल्चर्स हैं दुनिया के, जा समय समय पे जो कल्चर्स रहे हैं, कभी कभार ये बोला गया कि अब महिला को 8 साल की उम्र में शादी कर लेनी है, कभी कभार बोला गया कि 13-14 साल की उम्र में कर लेनी है, कभी कानून बना के 18 साल कर दी गई, कभी 21 साल कर दी गई। इसमें महिला की क्या बिल रही है उसको नहीं पूछा गया है। और जिस भी प्रकार की परंपराएं समाज की, पुरुषवादी समाज के द्वारा बना दी गई, महिला को बोल दिया गया कि तुझे डेडिकेशन तुझे करना है, एंड ऑन द नेम ऑफ हर ड्यूटी। उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है, उसको ये बलिदान करना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड तीसरा चाइल्ड बियरिंग, एक महिला होने के नाते उसकी संपूर्णता तब होगी जब उसके पास अपने बच्चे होंगे। तो वुल्फ के द्वारा कहा गया कि जब डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशन एक महिला से इतनी रखी जाएंगी, घरेलू उम्मीदें महिला से इतनी रखी जाएंगी, तो वह घरों के काम में इतनी बिजी होगी कि वह अपने कौशल को विकसित नहीं कर पाएगी। तो दूसरी बाधा क्या है, घरेलू उम्मीदें। हम बोलते हैं कि एजुकेशन में क्या बैरियर है, एक महिला के आगे क्या बैरियर है। तो मैं ये कहता हूं कि दिखने वाले बैरियर बहुत कम है, परंतु नहीं दिखने वाले बैरियर बहुत ज्यादा है। हमने कह दिया कि एक महिला के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है पैसा। जब घर वाले उसको पढ़ने भेजें, ये उसके मार्ग में बाधा है। परंतु आज के टाइम में यदि एक महिला शादी कर लेती है, उसके बाद उसको वहां पर जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, वह भी तो एक बाधा है। इनफैक्ट इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज अगर महिला के द्वारा कर ली जाती है और किसी इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए उसकी रास्ते में उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है किसी भी तरीके का, तो क्या ये एक बाधा नहीं है? मैं मानता हूं कि ये भी एक बाधा है। तो क्या सिर्फ उसी बाधा को खत्म करने की हमारी जिम्मेदारी है जो दिख रही है? इसकी जिम्मेदारी समाज को भी, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ती है उसकी भी, और बाकी भी जो स्टेट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं, ये उनका फर्ज है कि वो इंश्योर करें एक महिला की शिक्षा को। क्योंकि लिख देने से कुछ नहीं होता कि महिला को शिक्षा का अधिकार मिल गया। ये भी एक बैरियर है, ये भी क्या है, एक प्रतिबंध है एक प्रकार कि एक महिला चाह रही है कि वह इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, पर उसको डर भी है कि रास्ते में उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता, उसकी वजह से वो नहीं आ पा रही। तो ये भी तो बैरियर है। ये बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, वो उसी महिला को दिखेगा जो उसके साथ हो रहा है। क्योंकि जब किसी के शरीर की बात आती है, उसको डर होता है कि उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो उस डर को वही व्यक्ति जान सकता है। बाकियों के लिए तो कुछ नहीं नॉर्मल होगा, वो बोलेगा आप आ जा सकते हैं। तो दूसरा क्या है, डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशन, घरेलू उम्मीदें। तो ये बाधाएं बताई गई हैं कि एक महिला के रास्ते में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। तीसरा है सोशल प्रेजुडिस, सामाजिक भेदभाव। तो सामाजिक भेदभाव क्या है कि महिला को केवल घर के काम करने हैं और महिला को ओबीडियंट रहना है, और उसको केवल प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रहना है, घरेलू कामों तक सीमित रहना है। और यदि कोई महिला उस समय लिखने की हिम्मत कर लेती थी या थिएटर ज्वाइन करने की हिम्मत कर लेती थी, तो ये जो डोमेन थे ये बिल्कुल बंद थे। अगर गलती से कोई महिला पहुंच गई तो उसका शायद मजाक उड़ाया जाएगा या उसको भला बुरा कहकर वहां से वापस भेज दिया जाएगा। अब महिला को डर है कि मैं वहां पे जाऊंगी, भला बुरा कहा जाएगा, तो इसलिए वो जाती ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल प्रेजुडिस। ड्यू टू सामाजिक भेदभाव के कारण शायद वो महिला अपने उस टैलेंट को विकसित नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता ही है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। सामाजिक भेदभाव है तो कोई व्यक्ति कितनी देर उस सामाजिक भेदभाव को सहेगा। रोज कोई व्यक्ति किसी को गालियां निकाल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जितना मर्जी क्रांतिकारी हो, एक समय आएगा कि छोड़ो पर यार, क्यों ही जाना है। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती तो वो इन सामाजिक भेदभावों से दुखी आकर बोल देती कि क्या ही लिखना है, क्योंकि सारे लोग तो पीछे पड़े हैं कि आज तूने ये लिख दिया, वो लिख दिया, पहले तो उसका छापेगा कौन लिखा हुआ। ये भी तो बात आती है ना, क्योंकि जो पब्लिकेशंस है वो भी तो मेल डोमिनेटेड है। तो अल्टीमेटली व्यक्ति थक हार के बोलता है कि छोड़ो परे, क्या जाना। कोई लड़की अपने उस स्ट्रगल के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एक बार अपनी सिक्योरिटी के लिए जाएगी, 2 बार जाएगी, उसको बार बार वो चीज़ें बताई जाएगी कि तूने क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अल्टीमेटली वो हार के क्या बोलेगी कि छोड़ो परे, ग्रेजुएशन ही है ना, छोड़ देती हूँ। तो
ये मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ सोसाइटी के अंदर क्योंकि हमारे समाज के साथ भी ये जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको आपको महसूस भी करना पड़ेगा। सिर्फ महिला होने के नाते वही जो बाल लंबे रख लिए उससे कुछ नहीं चलता है, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, उससे कुछ नहीं होता। उस दर्द को समझना भी पड़ता है, एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के दर्द को समझना ही पड़ता है। चौथा आता है इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि किसी संस्था से किसी महिला को बाहर निकाल देना। लाइक इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि किसी सोसाइटी के अंदर इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज बुरे नजरिए से देखी जाती है, तो उस इंस्टीट्यूशंस के आसपास रहने वाले लोग यही बोलेंगे कि उस महिला के द्वारा अगर इंटरकास्ट मैरिज करी गई है तो ये बुरा काम किया गया, इसलिए इसको अब यहाँ से बाहर ही निकाल, इस गंदगी को अब यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐसा ही बोलते हैं ना कि इस गंदगी को अब यहाँ से बाहर नहीं, इसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। तो इनके द्वारा कहा गया है कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती तो उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन का भी सामना करना पड़ता। अगर वो हिम्मत कर लेती लिखने की, कलम उठा लेती, या थिएटर में पार्टिसिपेट करने की, चली जाती कि मैंने भी थिएटर में पार्टिसिपेट करना है, स्टेज के ऊपर जाकर जब मैंने भी कोई कहानी लिखनी है, तो शायद उसको अलो नहीं किया जाता। और अगर वह बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वहां पहुंच भी जाती तो उसका मजाक उड़ाया जाता, या उसको गालियां दी जाती, या उसको बोला जाता कि आप यहां से निकल जाओ। इसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। वैसे ही हमारा संविधान भी किसी भी व्यक्ति को बिना धर्म, रंग, जाति, लिंग, वंश के आधार, जब मैरिड और अनमैरिड के आधार पर इस चीज से वंचित कभी भी नहीं कर सकता कि आप इस इंस्टीट्यूशन में आने के अब काबिल नहीं। अल्टीमेटली जब व्यक्ति को वैसा फील करा दिया जाएगा तो वो छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो एक्सक्लूड किया जा रहा है ना। एक छुआछूत वर्ड आप सुनते हैं, क्या होती है छुआछूत? यही होती है छुआछूत। छुआछूत को सिर्फ जाति से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, वही जो मैं आपको चीज बता रहा था कि अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए या फिर आपने सामाजिक प्रथाओं को सत्य मानकर अब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना ही शुरू कर दिया है। तो ये छुआछूत जरूरी नहीं है कि जाति के आधार पर ही हो, ये वैसे भी हो जाती है। जब आपकी सामाजिक प्रथाओं के आधार पर कोई व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा है, जब आपके कहने के अनुसार नहीं चल रहा है, तो आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो बना ली गई जो मान्यता है शायद वो बिल्कुल 100% सत्य है और इस व्यक्ति को अब यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये मैं बता भी चुका हूँ, जिसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अच्छा, एक महिला को बचपन से ही, इनके द्वारा कहा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, कि बचपन से ही वो पहले तो जैसे ही उसकी अपब्रिंगिंग होती है तो उसको बताया जाता है कि तू लड़की है, और शुरू से ही वो जो चीजें हैं उसको बताना शुरू कर दी जाती है, तुझे ऐसे बात करनी है, ऐसे बिहेव करना है। घर पे उसकी माता भी बताना शुरू कर देती है, उसके घर वाले भी उसको बताना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदार बताना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बारी आती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जब ऐसा करिकुलम बनाया गया, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, तो वहां पर भी उसको लगता है कि शायद ये बात सच है। फिर उसके बाद समाज के इंटेलेक्चुअल लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं, धार्मिक गुरु भी ऐसी ही बातें करते हैं, धर्म की पुस्तकें भी ऐसी ही बातें करती हैं। क्यों करेंगी धर्म की पुस्तकें ऐसी बातें? क्योंकि वो भी पुरुषों के द्वारा ही लिखी गई हैं और उसमें भी महिला को एक अपराधी की तरह ही लगभग कहीं कहीं पेश किया गया है। तो जब ये हर जगह से महिला सुनती आ रही है तो अल्टीमेटली वो मान रही है कि शी इज इंफीरियर। वो क्या है? पुरुषों के मुकाबले इंफीरियर ही है, उसको प्रॉपर्टी का कोई राइट है ही नहीं, वह सेकेंडरी सेक्स है, वह दूसरे दर्जे की नागरिक है। तो अल्टीमेटली घर वालों से ये सुना जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस में ये सुना जा रहा है, इंटेलेक्चुअल लोग जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली एक महिला भी मान लेती है कि छोड़ो परे, जब सारे कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, तो मैं क्यों इतनी हिम्मत करूं इन सारे लोगों के खिलाफ जाने की, क्योंकि हमारा ओपिनियन तो इसी के ऊपर बनता है। तो वुल्फ के द्वारा कहा गया इस काल्पनिक स्टोरी में कि इतने सारे बैरियर शेक्सपियर की सिस्टर के आगे होते तो शायद उसकी जो टैलेंट था वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही रह जाता, क्योंकि उसको विकसित होने का अवसर ही नहीं दिया गया समाज के द्वारा। जगह जगह पर उसको ताने मारे जाएंगे। उसके बाद अल्टीमेटली उसके जो क्रांतिकारी सोच है वो खत्म हो जाएगी और उसको मजबूर किया जाएगा कि जहां पर उसके फैमिली वाले बोलते हैं वो शादी कर ले चुप करके। अल्टीमेटली यही तो रास्ता बचता है। तो इतना मजबूर उसको हिडन और अनहिडन बैरियर्स के द्वारा किया जाता, दिखने और ना दिखने वाले प्रतिबंधों के द्वारा किया जाता कि वो अल्टीमेटली शादी कर लेती, जैसा घर वाले कहते वो कर लेती। तो उसका ये जो टैलेंट था वो जितना शेक्सपियर का विकसित हो पाया वो नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। उस समय के समाज की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा बात करी गई है। ये कोई इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में बात नहीं करी गई, जब मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके द्वारा उस समय बात करी गई। इनके द्वारा एक स्टोरी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से सदियों सदियों तक बहुत सारी महिलाएं इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा अपने टैलेंट को विकसित नहीं कर पाई। तो पितृसत्तात्मक समाज सिर्फ कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, ये लोगों के दिमाग में, लोगों के विचारों में
समाज के अंदर जो संस्थाएं हैं उसमें कार्य करने की जो पद्धति है उसमें इन सभी में देखने को मिलती है। इनफैक्ट महिलाओं के माइंड में भी पितृसत्तात्मक सोच होती है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो जुडिथ शेक्सपियर तो केवल एक फिक्शनल स्टोरी है, एक काल्पनिक स्टोरी है। शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में इसको बताया गया है। इसने बाकी जितनी भी जो इतिहास में टैलेंटेड महिलाएं हैं उनके टैलेंट किस प्रकार से दब गए हैं उसके बारे में भी व्याख्यान इसके द्वारा किया गया है। किस प्रकार से समाज की संरचनाएं एक महिला की संसाधनों तक पहुंच और उसकी स्वतंत्रता को क्रश करती है और उसी के साथ वो उसकी जो कला थी जो विकसित हो सकती थी उसको विकसित होने से पहले ही खत्म कर देती। इस एसे के थ्रू वुल्फ के द्वारा ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि इतिहास में महिलाओं को लिखने से इसलिए भी रोका गया क्योंकि कहा गया कि आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है, इसलिए आप लिखने के काबिल है ही नहीं। तो इतिहास में यही बोला गया कि आपके पास कौशल नहीं है, कला नहीं है, इसलिए महिलाएं लिखने के काबिल नहीं है। इसलिए इतिहास का मेजोरिटी ऑफ द जो लिटरेचर है वो पुरुषों के द्वारा लिखा गया है। वुल्फ के द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। महिलाएं इसलिए नहीं लिख पाई क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता आया है, जिसमें महिलाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए, अवसरों को हासिल करने के लिए और अपनी योग्यताओं को दिखाने से रोका गया है। उसके बाद वुल्फ के द्वारा जुडिथ शेक्सपियर फिक्शनल स्टोरी के माध्यम से कहा गया है कि अब एक्शन लेने का भी समय है और एक्शन किस प्रकार का लिया जाएगा। इनके द्वारा केवल स्टोरी ही नहीं बताई गई है परंतु एक्शन की बात भी करी गई। इनके द्वारा कहा गया है कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर महिलाओं को अवसर होंगे, वह वैसे ही अपने कौशल को विकसित कर पाएंगी जैसे कि पुरुष कर पाते, वह वैसे ही अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाएंगी जैसे कि पुरुष दिखा सकते हैं। और इसके लिए उनके द्वारा कुछ रास्ते बताए गए हैं। पहला है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इनके द्वारा कहा गया है कि महिला को अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, यानी कि वह जिएगी तो अपने पैसे पे जिएगी। एक्सेस टू एजुकेशन, महिला को भी वैसे ही अवसर मिलने चाहिए एजुकेशन में जैसे कि पुरुषों को मिलते। क्रिएटिव फ्रीडम, एक महिला को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वह भी अपनी कला को लोगों को दिखा सके और अपने इंटेलेक्चुअल पैशंस को दिखा सके, और जब वह ये काम करें तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अच्छा, एक वर्ड हमने यूज किया इंटरनल सेल्फ डाउट। दो प्रकार की ऑपरेशन है। एक महिला के आगे जो प्रतिबंध है वो दो प्रकार के, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी क्या क्या बताए मैंने, बाहरी बता दी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर एक महिला अपनी कला दिखाने के लिए किसी थिएटर में जा रही है, जब लिखना चाहती है तो बाहरी रूप से समाज बोलेगा कि तू लिख नहीं सकती, तू शिक्षा को हासिल नहीं कर सकती। उस समय की बात इनके द्वारा करी जा रही है। तो ये बाहरी प्रतिबंध है। एक आंतरिक है इंटरनल सेल्फ डाउट। एक महिला के अंदर साइकोलॉजिकली एक धारणा बन जाती है कि वह इन कामों के काबिल नहीं है। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देना। जैसे मैंने बताया कि जब बाहर के लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये महिला ये नहीं कर सकती, या इसने अगर ये वाली चीज कर ली है तो अब ये शिक्षा हासिल नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली वो भी मान जाती है कि बाकी ठीक ही बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सेल्फ डाउट। क्योंकि हमारे जीवन में भी तो ऐसा होता है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं हमारे आसपास, तो हम अल्टीमेटली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वुल्फ के द्वारा कहा गया कि एक्सटर्नल बैरियर्स के अलावा, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन और सामाजिक प्रतिबंध के अलावा, एक महिला के ऊपर आंतरिक प्रतिबंध भी होते हैं। ये आंतरिक प्रतिबंध या आंतरिक धारणाएं भी पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा बनाई जाती है, जिसके द्वारा अल्टीमेटली महिला खुद के ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देती है। वुल्फ के द्वारा कहा गया है कि ये सदियों तक महिला के साथ व्यवस्थित शोषण होता आया है और एक महिला से सामाजिक जो उम्मीदें रखी गई है, इसमें महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लेती है, क्योंकि महिला भी अल्टीमेटली ये मान चुकी है कि वह इंफीरियर है, वह निचले दर्जे की ही नागरिक है। अंदर से उसने माना है तभी तो वो कर रही है। इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो सेल्फ डाउट महिला के अंदर भी आ जाता है कि मैं निचले दर्जे की ही हूँ, जब समाज में अगर मुझसे ये उम्मीदें करी जा रही है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। कोई महिला इन चीजों को मान रही है, जब अपने शोषण को भी स्वीकार कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। और ये सेल्फ डाउट नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किन्हीं परिस्थितियों के अनुसार बन जाता है। शुरू से ही महिलाओं को बता दिया जाता है कि पढ़ने लिखने वाली बातें महिला के लिए नहीं है और अपनी कला को विकसित करना भी महिला का कोई काम है नहीं। इस प्रकार के सामाजिक धारणाएं एक महिला को अल्टीमेटली ये मानने पे मजबूर कर देती है कि ये उनके लिए नहीं बना हुआ है। लैक ऑफ रोल मॉडल्स। दूसरा बताया कि महिलाओं के आगे कोई रोल मॉडल है नहीं। जैसे कि जिस समय इनके द्वारा लिखना शुरू किया गया था तो उस समय कोई भी महिला नहीं लिखती थी, तो जब किसी महिला के द्वारा कुछ लिखा ही नहीं गया था तो उनके पास रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल किसको बोलते हैं कि कोई काम आप किसी को देख के करते हैं। जैसे आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हवा में आपके माइंड से आ गया और आपने बोला कि मैंने बनना है। किसी ना किसी को देखा होगा आपने,
जब क्रिकेटर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो किसी न किसी व्यक्ति को देख के आप प्रभावित हुए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब इनके द्वारा लिखना शुरू किया गया था, वुल्फ के द्वारा, तो उस समय कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो लिखती थी। तो ये इंस्पिरेशन किससे लेती? जब कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो साइंस के डोमेन में कोई काम कर रही थी या एजुकेशन के डोमेन में इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंची थी, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेती? तो दूसरा सॉल्यूशन बताया कि महिलाओं को अपने रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे। और रोल मॉडल कब बनेंगे? जब 2-4 महिलाएं पहले हिम्मत करेंगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी यही लागू होता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। तो उनके द्वारा हिम्मत करी गई, तभी तो वो रोल मॉडल बनी ना। तो ये दूसरा स्टेप बताया गया कि रोल मॉडल हमें बनानी पड़ेगी, परंतु रोल मॉडल बनाने के लिए कुछ महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। कल्चरल कंडीशनिंग तीसरा बताया, जैसे ही एक महिला बचपन में होती है तो शुरू से ही उसको बताना शुरू कर दिया जाता है कि तेरा काम सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर ही वही काम करना है, बाकी तेरे लिए कोई चीजें नहीं बनी है। तो उसकी जो पर्सनल एम्बिशन है, जिससे कि वहाँ एक अच्छी डॉक्टर हो सकती है, एक अच्छी लेखक हो सकती है, एक टीचर हो सकती है, जो अपने टैलेंट के आधार पे एक अच्छी पोजीशन पे हो सकती है। इसके बजाय एक महिला को क्या बोला जा रहा है कि तुझे सजने संवरने की तरफ ध्यान देना है, तुझे अपने हस्बैंड की खुशी के लिए ये चीजें करनी है, सास ससुर की खुशी के लिए चीजें करनी है, कल को बेगाने घर में जाएगी तो वहां पे क्या करेगी। तो यही उसको चीजें बताई जा रही है, बजाय इसके कि उसकी पर्सनल एम्बिशन की तरफ ध्यान देना। तीसरा पॉइंट इनके द्वारा बताया गया कि कल्चरल कंडीशनिंग, एक महिला की बचपन से ही हमें वैसी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि कल को महिला इन चीजों को प्रायोरिटाइज ना रखकर अपनी पर्सनल एम्बिशन को प्रायोरिटाइज में लेके जाए। इनके द्वारा आगे कहा गया कि मान लीजिए कि शेक्सपियर की कोई बहन होती और वो लिखना भी चाहती या थिएटर में पार्टिसिपेट भी करना चाहती, तो वो कुछ कारणों से रुक जाती कि वो नहीं कर पाती उसको। अब जब महिला के अंदर सेल्फ डाउट आ गया, शेक्सपियर की जो सिस्टर थी उसके माइंड में सेल्फ डाउट आ गया कि मैं इन्फीरियर हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए मुझे नेचर ने बनाया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बाकी समाज के लोग यही बोल रहे हैं। तो उसने भी अल्टीमेटली इस चीज को स्वीकार करने के बाद अपनी एबिलिटीज के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, बाकी लोग बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते। अगर वह हिम्मत कर भी लेती तो उसको ये भी डर होता कि नहीं, बाकी लोग क्या बोलेंगे। हम भी तो यही सोचते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट हो, आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपके अंदर क्या फियर आता है कि वो व्यक्ति क्या बोलेगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे। फलां की लड़की ये कर रही थी, आपने मान लीजिए कि आपके पास डिवाइस है और इसी डिवाइस के माध्यम से कोई इंस्टाग्राम पे फेमस होके लाखों रुपया भी कमा रहा है। वो पर्टिकुलरली मान लीजिए वो लड़की हैं, उनको देखने वाले मेजोरिटी ऑफ द जो पर्सन है वो मेल है, परंतु उसी के साथ उनके सराउंडिंग में कोई लड़की ऐसी कोई हिम्मत कर देती तो शायद उसके ऊपर जजमेंट पास करना शुरू कर देंगे। अब इसी जजमेंट से एक महिला डरती है, फियर जजमेंट। तो शायद शेक्सपियर की सिस्टर भी यदि लिखती तो उसको एक डर होता कि समाज क्या बोलेगा। सप्रेस हर एम्बिशन, उसका सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता कि उसको लगता कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि इसका दिमाग ही नहीं है, तो उसको लगता कि मैं अगर लिख भी देती हूँ तो पता नहीं लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो वह इसी डर से लिखती भी नहीं और थिएटर में भी पार्टिसिपेट नहीं करती, जिसके कारण उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो वहीं पे वहीं खत्म हो जाती। तो ये इसके द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि जो रेडिकल फेमिनिज्म की शुरुआत यहीं से हुई है। लिटरेरी जो वर्क है वो यहीं से शुरू होता है। ग्राउंड पे तो बाद में उतरा, ग्राउंड में जो मूवमेंट है वो बाद में उतरते हैं, परंतु साहित्य में इसकी शुरुआत इनके साथ होती है।